मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं पुस्तक स्पर्श काव्यखंड का पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पावस ऋतु में प्रकृति में बहुत से मनोहारी परिवर्तन आते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, ताल, झरने आदि भी मनुष्यों की ही भांति भावनाओं से ओत-प्रोत दिखाई देते हैं। पर्वत ताल के जल में अपना महाकार देखकर हैरान से दिखाई देते हैं। पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं। बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों तथा तालाबों में से उठता हुआ कोहरा धुएं की भांति प्रतीत होता है। प्रश्न 2, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? मेखलाकार शब्द का अर्थ है मंडलाकार, करघनी के आकार के समान। यह कटी भाग में पहनी जाती है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह लग रहा था, जैसे इसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव को दिखाने के लिए किया है। प्रश्न 3, सहस्त्रदृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? पर्वत अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने हजारों सुमन रूपी नेत्रों से अपने ही बिंब को निहारते हुए से प्रतीत होते हैं। पर्वतों पर खिले सहस्त्र फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया गया है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वतों का मानवीकरण करने के लिए किया होगा। प्रश्न 4, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। कवि ने ऐसी समानता इसलिए की है क्योंकि तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ व निर्मल है। वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। दोनों ही पारदर्शी, दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था, इसलिए कवि द्वारा तालाब की समानता दर्पण के साथ करना अत्यंत उपयुक्त है। प्रश्न 5, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, अर्थात आकाश को पाना चाहते हैं। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि मानो ये गंभीर चिंतन में लीन हो और अपलक देखते हुए अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निहार रहे हों। प्रश्न 6, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो। चारों ओर कोहरा छा जाता है। पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर ही शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में फंसे हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न 7, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? पर्वतों की ऊंची चोटियों से सरसर करते बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पर्वतों की उच्चता व महानता की गौरव गाथा गा रहे हों। जहाँ तक बहते हुए झरनों की तुलना का संबंध है, तो बहते हुए झरने की तुलना मोती रूपी लड़ियों से की गई है। भाग ख,
निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। है टूट पड़ा भू पर अंबर। इसका भाव है कि जब आकाश में चारों तरफ असंख्य बादल छा जाते हैं तो वातावरण धुंधमय हो जाता है और केवल झरनों की झरझर ही सुनाई देती है। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। प्रश्न 2। यो जलद यान में विचिर विचिर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पल पल प्रकृति के रूप में परिवर्तन आ जाता है। कभी गहरा बादल, कभी तेज वर्षा व तालाबों से उठता हुआ धुआं। ऐसा वातावरण को देखकर ऐसे लगता है मानो वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी यान पर बैठकर जादू का खेल दिखा रहे हों। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता था जैसे बड़े बड़े पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हों। बादलों का उड़ना, चारों ओर धुआं होना और मूसलाधार वर्षा का होना, ये सब जादू के खेल के समान दिखाई दे रहे थे। प्रश्न 3। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इस अंश का भाव है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के समय में क्षण क्षण होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों तथा अलौकिक दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्र देवता ही अपना इंद्रजाल जलद रूपी यान में घूम घूम कर फैला रहे हैं। अर्थात बादलों का पर्वतों से टकराना और उन्हीं बादलों में पर्वतों व पेड़ों का पल भर में छिप जाना। ऊंचे ऊंचे पेड़ों का आकाश की ओर निरंतर ताकना। बादलों के मध्य पर्वत जब तक दिखाई नहीं पड़ते तो लगता है मानो वे पंख लगाकर उड़ गए हों आदि इंद्र का ही फैलाया हुआ मायाजाल लगता है। कविता का सौंदर्य। प्रश्न 1। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। कवि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। वे प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं को आरोपित करने में सिद्धहस्त हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने प्रकृति, पहाड़, झरने, वहाँ उगे वृक्ष, शाल के पेड़, बादल आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया है। इसलिए कविता में जगह जगह मानवीयकरण अलंकार दिखाई देता है। कविता में आए मानवीयकरण अलंकार हैं। पहला, पर्वत द्वारा तालाब रूपी स्वच्छ दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर आत्ममुग्ध होना। दूसरा, पर्वत से गिरते झरनों द्वारा पर्वत का गुणगान किया जाना। तीसरा, पेड़ों द्वारा ध्यान लगाकर आकाश की ओर देखना। चौथा, पहाड़ का अचानक उड़ जाना। पांचवा, आकाश का धरती पर टूट पड़ना। कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार के प्रयोग से चार चांद लगा दिया है। प्रश्न 2। आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस बात पर निर्भर करता है? अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, कविता की संगीतात्मकता पर। मेरी दृष्टि में कविता का सौंदर्य शब्दों की आवृत्ति, काव्य की चित्रमयी भाषा और कविता की संगीतात्मकता तीनों पर ही निर्भर करता है। यद्यपि इनमें से किसी एक के कारण भी सौंदर्य वृद्धि होती है, पर इन तीनों के मिले जुले प्रभाव के कारण कविता का सौंदर्य और निखर आता है। जैसे अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, पहला, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। दूसरा, मत में नस नस उत्तेजित कर। तीसरा, गिरिवर के उर से उठ उठकर। शब्दों की आवृत्ति से भावों की अभिव्यक्ति में गंभीरता और प्रभाविकता आ गई है। ख, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, मेखलाकार पर्वत अपार, अवलोक रहा है बार बार, है टूट पड़ा भू पर अंबर, फंस गए धरा में सभे ताल, झरते हैं झाग भरे निर्झर, है झांक रहे नीरव नभ पर। शब्दों की चित्रमयी भाषा से चाक्षुष बिंब या दृश्य बिंब साकार हो उठता है। इससे सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने घूम जाता है। ग,
कविता की संगीतात्मकता पर। पहला, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। दूसरा, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तीसरा, रव शेष रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। कविता में तुकांत युक्त पदावली और संगीतात्मकता होने से गेयता का गुण आ जाता है। प्रश्न 3, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। ऐसे स्थलों को छांटकर लिखिए। कविता से लिए गए चित्रात्मक शैली के प्रयोग वाले स्थल। पहला, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। दूसरा, मेखलाकार पर्वत अपार। तीसरा, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार। चौथा, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। पांचवा, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। छठा, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर। सातवां, उड़ गया अचानक लो बूधर। आठवां, है टूट पड़ा भू पर अंबर। नौवां, धस गए धरा में सभे शाल। 10वां, उठ रहा धुआं जल गया ताल। 11वां, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलती इंद्रजाल।